साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक नया विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं और विषय है भूमि का समर्पण। भूमिधर द्वारा अपनी जोत का समर्पण और आसामी द्वारा अपनी जोत का समर्पण। धारा 118 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, जिसमें भूमि द्वारा जोत के समर्पण की बात कही गई है। धारा 119 जिसमें आसामी द्वारा भूमि के समर्पण की बात कही गई है। धारा 120 जिसमें जो इस प्रकार से समर्पण होंगे धारा 118 और 119 के अंतर्गत उसका क्या प्रभाव होगा, और धारा 121 जिसमें लगान निश्चित करने की बात है। और इन धाराओं 118, 119, 120, 121 से संबंधित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत जो नियमावली बनी है उसके नियम 110, 111, 112 और 113 जो प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में है कि किस तरह समर्पण होगा, क्या कार्रवाई करनी होगी, कैसे कार्रवाई होगी, इन सब का विस्तृत रूप से उल्लेख इन धाराओं में है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, मेरा अनुरोध है कि अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते रहें वीडियोस को, और अगर पसंद आए आपको वीडियो तो इसको जरूर लाइक करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम हमारे जो नए लेखपाल तैनात हुए हैं उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही मेरे वीडियोस को देख करके, वो सारे वीडियोस हमारे देख रहे हैं, क्योंकि किताब से पढ़ करके समझना कठिन कार्य है और इन वीडियोस को देख करके उनको आसान हो रहा है समझने में, राजस्व प्रक्रियाओं का, राजस्व का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जो नए अधिवक्ता राजस्व में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, और गांव के हर व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी ये सारे विषय हैं जो मैं इस चैनल पर आपके समक्ष ला करके प्रस्तुत करता हूँ। साथियों, इसलिए मेरा पुनः अनुरोध रहेगा कि पूरा वीडियो जरूर देखें, इसको शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, वो लोग भी देखें, सबको ज्ञान प्राप्त हो और इससे लाभ मिले। साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 118 जिसमें भूमिधर द्वारा समर्पण का प्राविधान है। इसके दो खंड हैं। उपधारा 1 जो है उसमें कहा गया किसी भूमिधर द्वारा किसी जोत या उसके भाग, इसका मतलब जोत का भी समर्पण कर सकता है पूरे या उसके भाग का भी समर्पण कर सकता है। ये पहली बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा। किसी जोत या उसके भाग में अपने हित का समर्पण अगर करना चाहता है तो इस आशय का आवेदन तहसीलदार को लिखित रूप में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के देना होगा, अथवा रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगा। साथियों, अगर अंश पूरी जोत वो समर्पित नहीं कर रहा, केवल अंश समर्पित कर रहा है, तो वहां तहसीलदार ऐसे भूमिधर द्वारा देय भू राजस्व का भी विभाजन किया जाएगा। जितनी भूमि दी गई है उसके द्वारा समर्पित कर दी गई है उसका लगान खत्म हो जाएगा, जितनी उसके पास बची है उसी का लगान लगेगा। ये तहसीलदार का दायित्व 118 की उपधारा 2 में दिया गया है। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम मान लीजिए हमारे पास कोई जोत है, अब हम उसको नहीं अपने पास रखना चाहते हैं, तो हम अपनी जोत को या उसके कुछ हिस्से को हम नहीं रखना चाहते हैं और हम भूमिधर हैं उस भूमि के, तो हमको यह अधिकार इस धारा में दिया गया कि हम उस भूमि को समर्पित कर दें। और समर्पित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक आवेदन देना पड़ेगा, जिसका उल्लेख उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत बनी हुई नियमावली के नियम 110 में है कि आवेदन का क्या प्रारूप होगा, जिसमें 9 प्रकार की सूचनाएं देनी होती है। उन सूचनाओं को देते हुए तहसीलदार को हम लिखित रूप में व्यक्तिगत तौर पर भी आवेदन दे सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक से, अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथियों, आवेदन में क्या लिखना है? आवेदन में लिखना है अपना नाम, पता और पिता का नाम। आवेदक द्वारा धारा 74 के खंड का अथवा खंड खा से संबंधित श्रेणी में आता है कि नहीं, जोत जो समर्पित की जा रही है उसका विवरण, उसका लगान क्या है, समर्पित भाग का अंश कितना है, और
अकेला स्वामी है या कई उसमें स्वामी हैं, सहखातेदार हैं, क्या जोत किसी भार से युक्त है या उसका विवरण, अगर कोई ऐसा तो नहीं उस पर लोन कर्जा ले रखा हो, क्या जोत या भाग के अंश को किराए पर दिया गया है या उसका अकेला स्वामी है, ऐसे समर्पण का कारण क्या है, ये सब लिखते हुए इसका पूरा प्रारूप है, उस प्रारूप पर वो एक लिखित आवेदन तहसीलदार को दे देगा। अगर भूमि संयुक्त रूप में कई सहखातेदारों के नाम है तो अगर समर्पण करना होगा तो इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट प्राविधान है कि जितने सहखातेदार हैं उन सबको हस्ताक्षर उस आवेदन पर करना पड़ेगा। एक अकेला सहखातेदार आवेदन नहीं दे सकता है, ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए। अगर सहखातेदार की जोत है, भूमि है, कई लोग उसमें सहखातेदार हैं, तो आप अकेले भूमि को समर्पित नहीं कर सकते हैं, ना अपने हिस्से को समर्पित कर सकते हैं जब तक कि सभी सहखातेदारों के जो है हस्ताक्षर उस आवेदन पर ना हो। तो ये एक प्रक्रिया है आवेदन देने की। इस प्रकार का जो भी आप आवेदन देंगे अपने हित को समर्पण करने के संबंध में, तो तहसीलदार को जब आवेदन प्राप्त हो जाएगा तो वह एक नोटिस देगा और उस नोटिस की कॉपी प्रधान को भी भेजेगा और प्रधान से अपेक्षा की जाएगी कि इस पर समर्पणकर्ता के हस्ताक्षर 2 गवाहों के सामने करा ले तथा कब्जा प्राप्त कर ले। प्रधान जो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष है वह इस प्रकार की कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट और भूमि पर कब्जा करने के संबंध में अपनी आख्या तहसीलदार को प्रेषित कर देगा। तहसीलदार उसका उल्लेख अपने रिकॉर्ड में आदेश जारी करके कर देंगे और वह भूमि गांव पंचायत में निहित हो जाएगी, गांव पंचायत की हो जाएगी। साथियों, अब चर्चा कर लेते हैं धारा 119 की, जिसमें आसामी द्वारा अपनी जोत का समर्पण किए जाने का प्राविधान किया गया। आप जैसा जानते हो आसामी क्या होते हैं, इसके संबंध में मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया जो इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उसे देख करके समझ सकते हैं आसामी कौन होता है। आसामी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो गांव पंचायत से, जिनको किराए पर पट्टे पर भूमि कुछ निश्चित अवधि के लिए मिली हुई है, तो वह वो गांव पंचायत जो भूधारक है उसके आसामी कहलाएंगे। दूसरा कोई भूमिधर भी और आसामी अगर कोई है वो भी किराए पर पट्टे पर कुछ निश्चित समय के लिए अपनी भूमि को दे सकता है, तो वह अगर इस तरह की भूमि भी प्राप्त की है तो वह भी आसामी कहलाएगा। तो आसामी भी को अधिकार है कि वह अपनी भूमि को, जोत को समर्पित कर दे। और समर्पित किसे करेगा? जिससे प्राप्त की है उसी को समर्पित करेगा। अगर उसने गांव पंचायत से प्राप्त की है 125 खंड खा के अनुसार, तो वह गांव पंचायत को नोटिस देते हुए भूमि को समर्पित कर देगा और कब्जा दे देगा। अगर किसी उसने भूमिधर से या आसामी से किराए पर पट्टे पर लिया कुछ निश्चित समय के लिए, तो उस भूधारक को वह नोटिस देते हुए कब्जा देकर के समर्पित कर देगा। तो लेकिन इसमें अंश को समर्पित करने के, पूरी जोत समर्पित करनी होगी, अंश समर्पित करने का कोई प्राविधान नहीं है। अंश समर्पित नहीं कर सकता। जैसे भूमिधर के मामले में था कि वह अपनी जोत का अंश भी समर्पित कर सकता है, लेकिन आसामी के मामले में ऐसा नहीं है कि वो अंश समर्पित करे। तो साथियों, ये धारा 119 है। 120 में यह प्राविधान किया गया कि समर्पण का प्रभाव क्या होगा। एक तो जिस तारीख को कब्जा भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष प्राप्त करेगा भूमिधर के मामले में, और आसामी के मामले में भूधारक जिस तारीख को कब्जा प्राप्त कर लेगा समर्पण के बाद, उस तारीख से उस भूमि समर्पित मानी जाएगी और उस पर लगान जो गांव पंचायत के भूमि द्वारा कब्जा ले लिया गया, अब उस भूमिधर को नहीं देनी होगी। अगर उसने 1 अप्रैल से पहले इस आशय की नोटिस दे दी गई थी, अगर 1 अप्रैल के बाद नोटिस दी है समर्पण की, तो उसको अगले कृषि वर्ष के संबंध में लगान राजस्व देना पड़ेगा। साथियों, ये समर्पण
बहुत कम ही लोग इसका उपयोग करते हैं इस धाराओं का, कि अपनी जोत को गांव पंचायत को या जिस भूमिधर से आसामी के रूप में प्राप्त की है पट्टे के रूप में उसे समर्पित कर दे। इस तरह बहुत कम होता है, लेकिन नियम है, कानून है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। मैं आशा करूंगा कि ये विषय आपको पसंद आएगा और इसको आप वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।